Hello my dear kids and welcome back. So as you all know that recently we have completed a very important chapter from your 11th class, that is anatomy of flowering plants. ये chapter हम पूरा complete कर चुके हैं and as you all know जब भी हम कोई chapter complete करते हैं उसके end में हम उसके ही PYQs solve करते हैं from 2021 up to the year 2010. So today also we are going to do the same and for that as you all know I want every single child's participation. मुझे सभी का participation चाहिए और recently I have been receiving a lots of text from you all that मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमारा कंप्लीट हो गया है और उसको याद करने में काफ़ी डिफिकल्टीज आ रही है. लाइक यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर द एग्जाम्पल्स, आपको डेफिनेशंस याद नहीं हो रहे, कन्फ्यूजन हो जाता है जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठते हो. जैसे रेसिमोस क्या है, साइमोस क्या है, इसमें से डेफिनेट कौन सा होता है, इनडेफिनेट कौन सा होता है. इन दिस मैनर kids are getting confused in that particular chapter. So for that I can suggest you that morphology of flowering plants, since it is a very theoretical chapter, तो आपको उसे बार बार रिवाइज करना ही होगा. अदरवाइज दिस इज वेरी ऑब्वियस टू गेट कन्फ्यूज्ड एंड टू गेट फॉरगेटफुल. आप भूल ही जाओगे, दैट इज वेरी नॉर्मल. बट टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम आपको क्या करना है, यू हैव टू कीप रिवाइजिंग इट ऑन वीकली बेसिस. वीकली बेसिस पे उसके कुछ कुछ टॉपिक्स आपको रिवाइज करते रहने. ऐसे जितने भी चैप्टर्स हैं बहुत ज़्यादा थियरेटिकल, उन्हें आपको इसी तरह से वीकली बेसिस पर रिवीजन देना है. अदरवाइज इट इज़ वेरी ऑब्वियस दैट यू विल स्टार्ट फॉरगेटिंग थिंग्स. ओके, सो अदर दैन दैट एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स हमने अभी कंप्लीट किया है. दिस इज नॉट अ वेरी लेंदी चैप्टर एज यू ऑल नो और इसके अंदर हमने सारे ही कंसेप्ट देख लिए हैं. सो वेन एवर वी आर सॉल्विंग PYQs तो हम ज़्यादा कंसेप्ट्स इन डेप्थ नहीं देखते हुए वी आर ओनली फोकसिंग ऑन प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस, क्योंकि हम सभी ये सारी बातें पढ़ चुके हैं ऑलरेडी. अगर कोई भी बच्चा ऐसा है जिसने कि प्रीवियस कोई भी टॉपिक मिस किया है, कोई लेक्चर स्किप हो गया था, सो प्लीज़ गो एंड वॉच द रिकॉर्डिंग्स फर्स्ट, read the NCERT and then you have to come to PYQ session. Otherwise it becomes very difficult for those kids to get in the pace. वो actual में बहुत सारे बच्चे फिर passively बैठे रहते हैं, that do not want. Okay, so शुरू करते हैं आज का सेशन. very very important anatomy of flowering plants we are going to start and for this as you all know for each question you will be having 10 seconds. 10 सेकेंड में सारे ही बच्चों को यहाँ पर रिस्पॉन्स भेजना है चैट सेक्शन में and also each one of you has to give some response. अगर आप आंसर के बारे में श्योर नहीं हो so at least you should be telling that you are not sure, you are confused, but I should get to know that yes, who is present in the class. Everything gets registered here. Okay, मैं सबके रिस्पॉन्स देखती हूँ. आई गो थ्रू एवरी सिंगल पर्सन's रिस्पॉन्स दैट कौन सा बच्चा किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहा है, कौन गायब हो जाता है बीच में. एवरीथिंग आई गेट टू नो. सो दैट्स व्हाई आई वांट एवरीवन's active participation here. So let's get ready for the first question in front of you. That is from the year 2021. 2021 का क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा और 10 सेकेंड्स में आप सभी को आंसर करना है इन द चैट सेक्शन. सो क्वेश्चन क्या है, यू हैव टू मैच द कॉलम 1 विद कॉलम 2 एंड हियर दे हैव गिवन यू सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, डेड सेल्स विद हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमेन एंड हियर वास्कुलर टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक, स्क्लेरिड एंड सिंपल टिश्यू इज गिवन. और यहाँ से आपको करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है. दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली पूछा गया क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन आपके सामने है एंड लेट्स सी हु ऑल आर आंसरिंग ओवर हियर. आई एम वेटिंग फॉर एवरी सिंगल पर्सन's रिस्पॉन्स. मुझे सभी बच्चों का रिस्पॉन्स यहाँ पर बिल्कुल मिलना चाहिए. इफ आई एम नॉट गेटिंग इट देन आई एक्चुअली फील लाइक कि आप लोग क्लास में तो हो लेकिन यू आर नॉट अटेंटिव. ओके, Alright, so many kids have already sent the answers. 5 more seconds. 5 more seconds for everyone to send the answer. 5 seconds में सभी को आंसर अपना रिस्पॉन्स यहाँ पर सेंड करना है. Yes, hello, I'm doing good and I am expecting the same for all of you. Session start हो गया है बेटा, क्वेश्चन आपके सामने है. आई एम एक्सपेक्टिंग दैट आप सभी अच्छे से रिवीजन कर रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, यू आर कीपिंग वेल, यू आर एक्सरसाइजिंग ऑल्सो. दैट इज वॉट आई ऑलवेज एक्सपेक्ट फ्रॉम यू. ओके, सो अच्छा, सो आंसर्स जो यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं मोस्टली आंसर्स आर कॉमन ओनली. मोस्टली सभी सेम आंसर सेंड कर रहे हैं एंड दिस एक्चुअली फील्स गुड व्हेन एवरीवन सेंड्स द सेम आंसर. जब अलग अलग आंसर्स नहीं आते हैं किसी क्वेश्चन के लिए, सो दैट एक्चुअली फील्स वेरी वेल. ऑलराइट, सो एज आई कैन सी हियर मेनी किड्स हैव सेंड देयर रिस्पॉन्स
And as we can see here that first of all cells with active cell division capacity अगर दिया है, so we all know cell division की capacity किसके अंदर होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में, राइट? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. सो 2 के सामने A लिख देते हैं एंड ऑप्शंस में एक ही ऑप्शन में 2 के सामने A लिखा है, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा. तो टाइम सेविंग होते हैं मैच द कॉलम हमेशा एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैच कर लेते हैं हम आगे. टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसी क्या कहते हैं जिसमें सेम टाइप के सेल्स होते हैं, दैट टाइप ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड एज सिंपल टिश्यू, राइट? सो हियर लेट्स राइट बी. देन टिश्यू हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं उसको हम कॉम्प्लेक्स कहते हैं, राइट? सो हियर वी हैव अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और कॉम्प्लेक्स के अंदर यहाँ पर हमारा वास्कुलर टिश्यू दिया हुआ है. दे हैव गिवन वास्कुलर टिश्यू, तो ये हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे. डेड सेल्स विथ highly thickened walls and narrow lumen, highly thickened walls, dead cells, और छोटा सा ल्यूमेन किस में होता है? स्क्लेरीड्स में. सो दैट्स व्हाई दिस शुड बी द मैचिंग, एंड फ्रॉम हियर द आंसर बिकम्स 1 हैज टू बी आवर आंसर. सो 1 को हम मार्क करते हैं और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर. एंड द क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ अस अगेन फ्रॉम द ईयर 2021. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट. अब आपसे बोला है इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है. ओके, यू हैव बीन गिवन 4 स्टेटमेंट्स, इनमें से यू हैव टू सिलेक्ट द इनकरेक्ट one. Mature sieve tube elements possess a conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles. Microbodies are present both in plants and animal cells. The perinuclear space forms a barrier between the material present inside the nucleus and that of the cytoplasm. या फिर nuclear pores act as passages for proteins and RNA molecules in both directions between nucleus and cytoplasm. These are the options in front of you and you have to select incorrect statement. And let me see, okay, lightning fast speed से already answers आ चुके हैं बहुत सारे, and most of the kids are having a common answer for this question. common answer इसके लिए आ रहा है. and as you all know, आप सभी को पता है कि अगर यहाँ पर हम बात करें incorrect statement की, okay, so mature sieve tube elements possess conspicuous nucleus and usual cytoplasmic organelles. This is not true about mature sieve tube elements. This we have actually studied. जो mature sieve tube elements होते हैं उसके पास तो अपना खुद का न्यूक्लियस भी नहीं होता है. That's why there is a companion cell. Companion cell उसकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है. That is what we have studied, right? So according to that, this statement is actually incorrect. ये हमारा incorrect statement है. First statement is incorrect statement है. बाकी के सारे statements हम यहाँ पर देख सकते हैं. They are absolutely true. Factual है बाकी सारे statements. Okay, so first statement it is incorrect statement. जितने भी बच्चों ने first answer किया है that is actually very good. Now coming to the next question. और हमेशा जब भी question में ऐसा होता है कि A हमारा आंसर होता है, तो I always suggest कि D ऑप्शन तक फिर भी आपको पढ़ना है. भले ही आप A ऑप्शन पढ़ के कितने भी श्योर हो दैट दिस इज करेक्ट, कितने भी एक्साइटेड हो गए पढ़ के कि अरे A ही आंसर है, बट स्टिल प्लीज मेक श्योर दैट D आंसर तक आप उसको रीड करो. ओके, देन सिलेक्ट द करेक्ट पेयर. आपको यहाँ से करेक्ट पेयर सिलेक्ट करना है. Okay, what they have given you again 2021 का क्वेश्चन है ये, and they have given you large colorless empty cells in epidermis of grass leaves. In dicot leaves, vascular bundles are surrounded by large thick walled cells. Cells of medullary rays that form part of cambial ring. Loose parenchyma cells rupturing the epidermis and forming a lens-shaped opening in the bark. And here subsidiary cell, conjunctive cell, intrafascicular cambium, spongy parenchyma. These are the options in front of you. You have to select the correct pair. इसमें से correct pair, correct description और उसका टिश्यू कौन से ऑप्शन में लिखा है that you have to identify. And now last 5 seconds for all of you to answer this particular question. As I can see, many kids have already given their response. बहुत सारे बच्चों ने already response दे दिया है. Yes Aryan, definitely I can see your response. सही या गलत अभी हम डिस्कस करने ही वाले हैं. And don't worry about your response. I see every single person's response. सभी बच्चों का response मुझे यहाँ पर देखने को मिलता है. I actually see and I keep it in my mind also कि which child is actually responding in what manner. कौन कैसे response कर रहा है. I see, go through these things again and again. Okay. All right.
सो एज आई कैन सी मोस्टली कॉमन आंसर आया है, कुछ एक बच्चों ने कुछ अलग आंसर्स भी दिए हैं. सो अगर आपसे करेक्ट पेयर पूछा है, सो लेट्स हैव अ लुक एट दैट. फर्स्टली, लार्ज कलरलेस एम्प्टी सेल्स इन एपिडर्मिस ऑफ ग्रास लीव्स, क्या उसे हम सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं क्या? नो, सब्सिडियरी सेल्स वी ऑल नो दैट दे आर प्रेजेंट इन अराउंड द गार्ड सेल्स. देन इन डाइकॉट लीव्स वास्कुलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, और उन्हें कंजंक्टिव टिश्यू, डू वी कॉल इट लाइक दैट? नो. Then cells of medullary rays that form part of cambial rays, that is interfascicular cambium, that is definitely true. That is कि ये जो हमारा सपोज दिस इज वास्कुलर बंडल जाइलम फ्लोएम, इसके बीच में ये हमारा जो कैम्बियम रहता है इसको तो हम इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, राइट? और इनके बीच में जो हमारी मीड्यूलरी रेज से ऐसी एक दिस इज द मीड्यूलरी रे, ठीक है? अब इसमें जो ऐसी एक कंटिन्यूस रिंग फॉर्म हो जाती है, देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम ओवर हियर ऑल्सो, एंड इस तरह से कंटिन्यूस रिंग फॉर्म होती है. सो ये जो हमारी मीड्यूलरी रेस के सेल्स होते हैं जो कि आपकी कैम्बियल रिंग बनाते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरफैसिकुलर कैम्बियम. ओके, ये जो ग्रीन से हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पर, ये होता है आपका इंटरफैसिकुलर कैम्बियम, राइट? जो बीच बीच में है मीड्यूलरी रेस के. और ये जो यहाँ पर वैस्कुलर बंडल्स के बीच में होता है उसे हम कहते हैं इंट्राफैसिकुलर कैम्बियम. सो दैट इज व्हाट वी हैव एक्चुअली सीन. सो ये हमारा पेयर करेक्ट है. थर्ड इज एक्चुअली राइट हियर. सो थर्ड, जितने भी बच्चों ने थर्ड आंसर किया है, वेरी गुड, ऐसे शाबाशी दे देना है खुद को. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ प्लांट शोज फॉलोइंग एनाटॉमिकल फीचर्स. 2020 का क्वेश्चन है बेटा ये. ओके, ये एनाटॉमिकल फीचर्स लिखे हुए हैं और आपको आइडेंटिफाई करना है दैट विच कैटेगरी ऑफ प्लांट एंड इट्स पार्ट इट इज. लाइक मोनोकॉटिलिडोनस स्टेम है, रूट है, डाइकॉट स्टेम है या फिर रूट है. दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई बाय रीडिंग दीज स्टेटमेंट्स दैट दे हैव गिवन यू हियर. यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई है आपको, एंड आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन से टाइप का टिश्यू है. फर्स्टली, लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स सराउंडेड बाय बंडल शीथ. Then large conspicuous parenchymatous ground tissue. Vascular bundles conjoined and closed. Okay, and phloem parenchyma absent. अब बहुत बड़ी हिंट क्वेश्चन में आपको एक तो दी हुई है जिससे कि 50-50 आपको लाइफलाइन मिल जाएगी, और फिर उसके बाद आप उसको समझ सकते हो कि विच पर्टिकुलर टिश्यू इट इज. सो लेट्स सी क्या आंसर्स इसके लिए आ रहे हैं. व्हाट आंसर्स यू हैव टू गिव फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. ओके, सो मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए. जब भी मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन तो आप समझ ही जाओगे, यू विल गिव इट्स आंसर लाइक विथ 100% एक्यूरेसी, तब मुझे मिक्स्ड आंसर्स मिलने लग जाते हैं. एंड एज आई कैन सी हियर, ऑलराइट, कंफ्यूजन हो रही है. सो देखिए, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो आपके सामने लिखे हैं वो सीधे डायरेक्टली लिखे गए हैं. जो हमारी एनसीईआरटी में डायग्राम है, जो डिस्क्रिप्शन है, उसके अकॉर्डिंग ही ये स्टेटमेंट्स हैं, और आपको ऑप्शंस दिए हैं पहचानने के लिए दैट व्हाट इट इज. तो सबसे पहला हिंट जो मैं बात कर रही थी वहां आपकी यहाँ पर, दैट इज वास्कुलर बंडल्स कॉन्जॉइंट एंड क्लोज्ड. क्लोज्ड वास्कुलर बंडल है, मतलब वास्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम प्रेजेंट नहीं है. दैट मीन सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है. इसका मतलब इट हैज टू बी मोनोकॉटिलिडोनस. ठीक है, अब 50-50% लाइफलाइन मिल गई, दो ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए. मोनोकॉटिलिडोनस ही होना चाहिए बिकॉज सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है. क्लोज्ड वास्कुलर बंडल का मतलब है कैम्बियम इज एब्सेंट, तो सेकेंडरी ग्रोथ भी एब्सेंट है. देन लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल्स विच आर सराउंडेड बाय बंडल शीथ. बहुत सारे स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, अगर आपको डायग्राम याद है, you will be able to answer this. That monocotyledonous stem की कैरेक्टरिस्टिक है ये. And large conspicuous parenchymatous ground tissue इसके अंदर दिखता है, बहुत clearly ground tissue is seen, और phloem parenchyma भी absent है इसमें. That means it is actually a monocotyledonous stem. If you try to recall that diagram, you will be able to answer it. Yes or no? Yes, definitely. So as I could see, बहुत सारे बच्चों ने A आंसर किया था, लेकिन कुछ बच्चों ने B भी आंसर किया था. So maybe confusion हो गई होगी. So please keep these things in your mind. That diagrams जितने भी हैं इसके अंदर, they are very very important. जो आपके मोनोकॉट और डाइकॉट के लीफ, स्टेम और रूट के डायग्राम्स हैं, they are very important. Okay. So coming to the next question, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं. Identify the incorrect statement. अब आपको क्या करना है बेटा? Incorrect statement identify करना है. Okay, what they have given you? They have given you heartwood doesn't conduct water but gives mechanical support. Sapwood is involved in conduction of water and minerals from the root to leaf.
Sapwood is the innermost secondary xylem and is lighter in color. Due to deposition of tannins, resins, oil etc. heartwood is dark in color. अब आपको क्या सिलेक्ट करना है यहाँ से? इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है. यू हैव टू सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट हियर. और अगर आप पढ़ोगे आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बातें याद हैं. इफ़ यू रिमेंबर द थिंग्स अबाउट एनुअल रिंग्स, हार्टवुड, सैपवुड, तो आप इस क्वेश्चन को बहुत जल्दी आंसर कर पाओगे. ऑल राइट. और अगर इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, सो दे आर ओनली बेस्ड अपॉन योर मेमोरी. आपको कितना अच्छी से चीज़ें याद हैं उसी पर ये बेस्ड है. एंड उसका एक ही तरीका है टू स्कोर इन चैप्टर्स लाइक दिस एंड क्वेश्चंस लाइक दिस. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गो थ्रू थिंग्स अगेन एंड अगेन. आपको रिविजन अपना बहुत स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, तभी आप इन क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे और यू विल बी ग्रैबिंग 4 मार्क्स इन ईच क्वेश्चन. ओके, सो लेट्स सी व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है. सबसे पहली बात, हार्टवुड जो होता है अपना, वो वाटर कंडक्शन और मिनरल्स का कंडक्शन नहीं कर पाता है, लेकिन मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है. दैट वी हैव एक्चुअली स्टडीड. ओके, देन सैपवुड जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में. ये भी हमने पढ़ा हुआ है. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट है अबाउट हार्टवुड एंड सैपवुड. देन थर्ड में दिया है सैपवुड इज द इनरमोस्ट सेकेंडरी xylem and is lighter in color. Now we know that जो sapwood होता है that is not innermost secondary xylem, it is outermost secondary xylem actually. Okay, and that's why ये statement हमारा यहाँ पर incorrect हो जाता है और C becomes our answer. बाकी deposition of tannins, resins, oil होता है तभी तो heartwood का कलर डार्क होता है ना, ये हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है. ये सारे तो डायरेक्ट स्टेटमेंट्स हैं, लेकिन ये स्टेटमेंट में this is actually the wrong thing that they have given you. So that is why C has to be the correct answer. And as I could see here, बहुत सारे बच्चों ने already C answer दे रखा है. So that is really very good. Now moving towards the next question. आ जाते हैं अगले question पर. Next question is in front of your screen. That is from the year 2019. और क्या पूछा गया है question में, चलिए देखते हैं. Which of the statements given below is not true about formation of annual rings in trees? Annual rings जो trees में बनती हैं उसके बारे में क्या सही नहीं है बेटा. What is not true that you have to tell here. Okay, and क्या क्या statements हैं. Annual rings are not prominent in trees of temperate region. Annual ring is a combination of spring wood and autumn wood which is produced in a year. Differential activity of cambium causes light and dark bands of tissue, that is early and late wood respectively. Activity of cambium depends upon variation in climate. These are the options that I have given you and what you have to tell here, not true. इसमें से कौन सा statement annual rings के formation के बारे में correct नहीं है, ये आपको यहाँ पर बताना है. Okay, and options are given and all of you have got 10 seconds and now actually 5 seconds ही आपके पास. 5 seconds के अंदर अंदर. Okay, so I have actually received answers, responses already, but 5 more seconds I am giving you. Last 5 seconds for all of you to answer this particular question. Okay, so as I can see mostly responses I am receiving and जो बच्चे respond नहीं कर रहे हैं, बीच बीच में गायब हो रहे हैं, they have to keep answering. Yes, Shardul, where were you in the last classes? आप गायब थे काफ़ी lectures से, I think 2-3 lectures से you have been disappeared. अच्छा, okay, so did you go through the recordings? Not yet, so please go through them quickly and then complete the chapter from your end because आज तो हम PYQ solve कर रहे हैं. Okay, Alright, चलिए. So अब आपसे यहाँ पे पूछा गया है which of the following statements given below is not true about formation of annual rings in trees. So firstly, if we see the first statement here, first statement में दिया है annual rings are not prominent in trees of temperate region. क्या ये बात सही है यहाँ पर? फर्स्ट स्टेटमेंट, इज इट करेक्ट? क्या टेम्परेट रीजन के ट्रीज में एनुअल रिंग्स नहीं दिखती हैं प्रोमिनेंटली? दिस इज एक्चुअली रॉन्ग बिकॉज ये जो कैम्बियम की एक्टिविटी है दैट एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन सीजन. सीजन के ऊपर ही तो वो डिपेंड करती है और टेम्परेट रीजन में भी सीजन इट एक्चुअली वेरीज ग्रेटली. दैट मीन्स स्प्रिंग इज डिफरेंट, ऑटम इज डिफरेंट एंड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली स्प्रिंग वुड फॉर्म होता है, ऑटम वुड फॉर्म होता है. स्प्रिंग वुड जो होता है वो लाइटर होता है, ऑटम वुड जो होता है वो डार्कर होता है. ऐसा टेम्परेट रीजन के ट्रीज में भी होता है.
है, देखने को मिलता है, एनुअल रिंग्स आर एक्चुअली फाउंड इन योर टेम्परेट रीजन के ट्रीज ऑल्सो, सो दैट इज वाई ये जो स्टेटमेंट है ये हमारा एक्चुअल में गलत है यहाँ पर। देन एनुअल रिंग्स कॉम्बिनेशन होता है स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड का, दैट इज ट्रू। डिफरेंशियल एक्टिविटी ऑफ कैम्बियल की वजह से ही डार्क और लाइट बैंड्स बनते हैं, जिसको अर्ली और लेट वुड कहा जाता है ना। फिर एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम डिपेंड्स ऑन वेरिएशंस इन क्लाइमेट ऑब्वियसली। सो ये सारे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, गलत क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है। सो दैट इज व्हाई ए जितने बच्चों ने आंसर किया है दैट इज वेरी गुड। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज फ्रॉम 2019 अगेन। क्वेश्चन में पूछा गया है ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट appropriate reason for the following from the following: tylosis in vessels, closure of stomata, flaccidity of bulliform cells, shrinkage of air spaces in spongy mesophyll. Now when we were studying this thing I had actually told you that this is very important to remember and I hope आप सभी को याद होगा। ग्रास के बारे में अगर स्पेसिफिकली बात चल रही है, so they are talking about which cells here? Yes, definitely you are correct. हाँ जी बिल्कुल, I can see your response here. Yes, your response is actually correct. See, you don't have to keep asking me कि can you see my response. I can definitely see your response. सभी के response मैं देखती हूँ. That is why I am here. Okay, mainly this session I want it to be an active session. Otherwise तो मैं ही read कर रही हूँ, मैं ही आंसर बताती जाऊँगी, तो फिर क्या मतलब निकलेगा. I want answers from your side. That is why I am giving you time. इसीलिए तो मैं time देती हूँ और उस time में I keep going through everyone's answers here. So you don't have to worry about that. Okay, so yes, as the question was grass leaves curl inwards, ये जो grass leaves इस तरह से curl हो जाती हैं ड्राई वेदर के टाइम पर, क्यों कर्ल होती है? टू रिड्यूस फर्दर वाटर लॉस, उसके लिए। और इसके अंदर कौन हेल्प करता है उन्हें? बुलीफॉर्म सेल्स। दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। यू हैव टू रिमेंबर बुलीफॉर्म सेल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर अबाउट ग्रास। एंड इनकी फ्लैसिडिटी हो जाती है, फ्लैसिडिटी की वजह से ही दे बिकम कर्ल्ड लाइक दिस। ओके, सो सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। यहाँ पर सी हमारा करेक्ट आंसर है, तो सी को मार्क करके बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, दैट इज इन फ्रंट ऑफ अस from 2019 again. In dicot stem, the vascular cambium originates from, dicot root. जो dicot root होती है उसके अंदर vascular cambium कहाँ से originate होता है? Tissue located below the phloem bundles and a portion of pericycle tissue above protoxylem. Cortical region, पैरेनकाइमा बिटवीन एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकल, या फिर इंट्राफेसिकुलर एंड इंटरफेसिकुलर टिश्यू इन अ रिंग। दैट इज व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट फ्रॉम हियर। आपको क्या सिलेक्ट करना है कि डाइकॉट रूट के अंदर जो वास्कुलर कैम्बियम होता है वो कहाँ से ओरिजिनेट होता है, दैट इज व्हाट यू हैव टू select. Okay, and options आपके सामने हैं. Let's see what all you are saying for this particular question. क्या आपका मानना है इसके बारे में, किस किस को याद है बातें? अब देखो इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, लैंग्वेज में कोई भी ट्विस्ट नहीं है, कोई भी टर्न नहीं है एज सच। जो भी क्वेश्चंस हैं सीधे सीधे दे आर थ्योरेटिकल, फैक्चुअल है, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि अगर कोई आंसर है तो व्हाई इज दैट आंसर करेक्ट, बिकॉज मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो सीधी सीधी एनसीईआरटी लाइनर्स हैं। दैट फॉर एग्जांपल डाइकॉट रूट जो है उसमें वास्कुलर कैम्बियम कहाँ से ओरिजिनेट होता है। अब यू ऑल मस्ट रिमेंबर दिस थिंग फ्रॉम व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दैट। तो अगर आपको याद है तो आप बहुत ही जल्दी इसको आंसर कर सकते हो। ओके, एंड एज आई कैन सी हियर बहुत ही सारे बच्चों के रिस्पॉन्स बहुत ही लाइटनिंग फास्ट स्पीड से इस क्वेश्चन के लिए आ गए थे। मतलब ये है कि बहुत से बच्चों को ऑलरेडी चीज़ें याद है। सो अगर बात चल रही है यहाँ पर डाइकॉट रूट के बारे में, सो डाइकॉट रूट के अंदर वास्कुलर कैम्बियम का ओरिजिन कहाँ से होता है? द टिश्यूज लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल्स एंड द पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यूज above protoxylem. This is from where your vascular cambium originates in dicot root, and that is why A has to be our correct answer. A ही हमारा सही आंसर है, but still I always say जब A आंसर होता है तो बहुत ही जल्दी आंसर नहीं देना है, फिर भी आपको D ऑप्शन तक तो रीड करना ही करना है। ओके, देन अगला क्वेश्चन आपके सामने है from the year 2019 again. Phloem in gymnosperms lack, इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म्स में जो फ्लोएम होता है उसके अंदर क्या नहीं होता है? बोथ सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, अल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, सीव ट्यूब्स ओनली, कंपेनियन सेल्स ओनली। व्हाट फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक?
that you have to tell here, and let me see what all you have to answer for this particular question. Phloem in gymnosperms, what does it lack? Okay, सो एज आई कैन सी हियर बहुत से बच्चों को बिल्कुल याद है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स की जो फ्लोएम होती है उसके अंदर क्या नहीं होता है. वी ऑल शुड रिमेंबर दैट द फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स इट लैक्स बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. सीव ट्यूब्स कंपेनियन सेल्स दोनों ही उसके अंदर एब्सेंट होते हैं. सो दैट इज व्हाई ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर. ओके, ए हमारा सही आंसर है. नाउ moving towards the next question, that is from the year 2019. Regeneration of damaged growing grass following grazing is largely due to. सीधा क्वेश्चन बहुत बार क्लास में रिपीट हो चुका है कि ये जो रीजनरेशन होता है ग्रास का, कोई ग्रेजिंग एनिमल्स आए, ग्रास को खा गए, उसके बाद फिर से ग्रास ग्रो हो जाती है, किस पर्टिकुलर टिश्यू की वजह से होता है, दैट वी हैड एक्चुअली डिस्कस्ड लॉट्स ऑफ टाइम इन द क्लास एंड लेट अस सी हु ऑल रिमेंबर. यस, डेफिनेटली करेक्ट. बहुत ही बिल्कुल जल्दी जल्दी आंसर्स आज तो यहाँ पर रिसीव हो रहे हैं. दैट मीन्स बहुत सारी बातें आप लोगों को याद है. एंड एज वी ऑल नो, रीजनरेशन की जब बात आती है, रीजनरेशन किसकी वजह से हो पाता है? रीजनरेशन इज बिकॉज ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जिसकी वजह से जो भी लॉस्ट पार्ट होता है उसका रीजनरेशन हैपन. सो सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. सो सी हम मार्क करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाएंगे. दैट इज स्टोमेटा इन ग्रास लीफ आर. जो ग्रास लीफ के स्टोमेटा होते हैं कैसे होते हैं? डम्बल शेप्ड, किडनी शेप्ड, रेक्टेंगुलर या फिर बैरल शेप्ड? व्हाट काइंड ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट इन ग्रास लीफ? दैट यू हैव टू सिलेक्ट हियर. ग्रास लीफ मतलब मोनोकॉट्स के अंदर स्टोमेटा का शेप क्या होता है, दैट यू हैव टू टेल. बीन शेप स्टोमेटा किस में होते हैं और मोनोकॉट्स में कैसे शेप होती है स्टोमेटा की, दैट यू हैव टू टेल हियर. ओके, सो एज आई कैन सी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, नो नीड ऑफ डिस्कशन ओवर हियर. मोनोकॉट्स का स्टोमेटा हम डिस्कस कर चुके हैं, दैट इट इज लाइक दिस. इट इज डम्बल शेप्ड. इस तरह का डम्बल शेप्ड स्टोमेटा होता है. स्टोमेटा इज देयर, दैट मीन्स गार्ड सेल्स आर देयर इन योर मोनोकॉट्स. मोनोकॉट्स की कैरेक्टरिस्टिक है ये. ओके, और किडनी शेप गार्ड सेल्स होते हैं आपके इस तरह के डाइकॉट्स में. ऑलराइट, सो दैट इज एक्चुअली व्हाट यू हैव टू आंसर. सो ए हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. देन आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द ईयर 2018. सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकॉट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय. सेकेंडरी जाइलम, फ्लोएम डाइकॉट स्टेम में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? हु रिमेंबर्स दिस थिंग? लेट्स सी हियर. Okay, secondary xylem phloem. Mixed answers I am receiving for this particular question. इसके अंदर किस तरह का confusion है बच्चों? सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम की बात चल रही है ना यहाँ पर. सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम दे आर एक्चुअली प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, वी कैन से, कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं? क्या एपाइकल मेरिस्टेम से प्रोड्यूस होते हैं? क्या एपाइकल मेरिस्टेम से सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम आर दे प्रोड्यूस फ्रॉम देयर? नो, नॉट एट ऑल. Then vascular cambium, does vascular cambium produce it? Yes, definitely that's true. Vascular cambium से ही तो secondary xylem and phloem produce होते हैं ना. सीधा direct question है. So that is why B answer कुछ ही बच्चों ने यहाँ पर किया था अभी तक. So B actually is the correct answer. B हमारा बिल्कुल सही आंसर है. Okay, then आ जाते हैं next question पे. That is in front of you from the year 2018. Casparian strips occur in. Casparian strips कहाँ होती है? Casparian strips जो thickened strips होती है which are having the deposition of suberin on them. कहाँ पर हमने पढ़ा है Casparian strips को? Where did we study Casparian strips? These impermeable strips which are having suberin deposition on them, thickened strips होती है. कहाँ पे होती है? एपिडर्मिस में, पेरिसाइकल कॉर्टेक्स में या फिर एंडोडर्मिस में? वेरी वेरी इजी क्वेश्चन. अगर आप देखोगे एपिडर्मिस में चांस है क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के होने की? एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर में नहीं. फिर उसके अंदर कॉर्टेक्स में इज इट फाउंड देयर? नो. पेरिसाइकल वाले रीजन में भी नहीं होती है. वेयर इज इट फाउंड? इट इज फाउंड इन एंडोडर्मिस रीजन. सो आई होप यू ऑल रिमेंबर दिस एंड एज आई कुड सी पहले से बहुत सारे बच्चों ने एंडोडर्मिस आंसर कर रखा था विच इज एक्चुअली करेक्ट. ओके, देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. क्वेश्चंस का आप डिफिकल्टी लेवल देखोगे सो इट्स एक्चुअली नॉट वेरी हाई. क्वेश्चंस आर इजी ओनली फ्रॉम दिस चैप्टर. अब 2018 का क्वेश्चन है हमारे सामने. प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर.
ऐसे प्लांट्स जिसमें बहुत कम या फिर बिल्कुल सेकेंडरी ग्रोथ नहीं दिखती है, उन्हें हम कहाँ पर कंसीडर करेंगे? ग्रासेस, डेसिडियस, एंजियोस्पर्म्स, कॉनिफर्स या फिर साइकैड्स? व्हाट आर दे? एज वी ऑल नो, अगर सेकेंडरी ग्रोथ नहीं है, सो व्हाट काइंड ऑफ प्लांट इट हैज टू बी? मोनोकॉट। और इसमें से सभी जानते हैं मोनोकॉट कौन है। Everyone knows which out of these is actually monocot, क्योंकि बाकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो तो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स के दिए हुए हैं जिसमें कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है, लेकिन सेकेंडरी ग्रोथ किसमें नहीं होती है? मोनोकॉट में। और करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? एवरीवन शुड नो दैट। मोनोकॉट का एग्जाम्पल एक ही दिया है यहाँ पर, दैट इज ग्रासेस। ग्रासेस दे आर मोनोकॉट्स विच डू नॉट हैव सेकेंडरी ग्रोथ। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है? एनी नीड ऑफ डिस्कशन ओवर हियर? यस और नो? ओके, so should we move towards the next question? अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। yes, quickly send me a thumbs up. yes, all right, तो चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। in front of your screen right here. ओके, सो ये क्वेश्चन है हमारा 2017 का। द वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू, जो हमारा वास्कुलर कैम्बियम है वो क्या इसमें से फॉर्म करता है? प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, पेरिडर्म या फिर फेलोडर्म? वास्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू। अभी हमने एक क्वेश्चन में सेम बात पढ़ी थी, बस ऐसा है कि लैंग्वेज थोड़ी सी चेंज हो गई है। द लैंग्वेज इज डिफरेंट नाउ। ओके, पहले पूछा था सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम कहाँ से फॉर्म होती है, अब आपसे पूछ लिया है कि वास्कुलर कैम्बियम से क्या बनता है। सो आंसर एक्चुअल में मैंने बता ही दिया है। सो वास्कुलर कैम्बियम इट नॉर्मली गिव्स राइज टू सेकेंडरी जाइलम। इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने यही देखा था कि सेकेंडरी जाइलम इज फॉर्म फ्रॉम व्हाट, दैट उसका आंसर था वास्कुलर कैम्बियम। सो इस तरह से क्वेश्चन एक्चुअल में रिपीटेड है। सो बी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज Which of the following is made up of dead cells? इसमें से dead cells से कौन बना होता है? That you have to tell. Okay, and the options are in front of you. That is collenchyma, phloem, phloem या फिर xylem, parenchyma. And all of us should know that out of these, which is made up of dead cells? Dead cells से कौन बना हुआ है इसमें से? Very very easy question. I don't think कि किसी को कोई भी इसके अंदर problem होनी चाहिए. As I can see here, actually आंसर्स रिसीव हो रहे हैं। एवरीवन हैज टू आंसर। 5 more seconds फॉर दिस क्वेश्चन। 5 more seconds। 5 सेकेंड में आई एम एक्सपेक्टिंग मोर रिस्पॉन्सेज। आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन्स रिस्पॉन्स ओवर हियर। ओके, ऑल राइट, सो एज आई कैन सी we all know when it is about your dead cells. सो क्या कोलेनकाइमा डेड सेल से बना है? नो, कोलेनकाइमा वी ऑल नो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, लिविंग सेल्स होते हैं इसमें। देन फ्लोएम, फ्लोएम इट इज इट एंटायरली मेड अप ऑफ डेड सेल्स? दैट इज ऑल्सो नॉट ट्रू। फ्लोएम के कुछ एलिमेंट्स, ओनली वन एलिमेंट इट इज एक्चुअली डेड, बाकी एलिमेंट्स तो लिविंग होते हैं, दैट्स वाई। देन जाइलम पेरेनकाइमा इट्स डेफिनेटली मेड अप ऑफ लिविंग सेल्स, ओनली जाइलम एलिमेंट्स में। पेरेनकाइमा इज एक्चुअली द लिविंग पार्ट ऑफ दैट। Okay, then if we talk about phloem, so phloem is actually made up of dead cells. जो हमारा phloem होता है, जैसे कि many kids have actually answered phloem only. अभी तक बहुत सारे बच्चों ने same आंसर किया है. So phloem is actually the one which is made up of dead cells, and you all know cork is actually made up of dead cells, right? Then after that next question है 2017 का. इसमें पूछा है identify the wrong statement in context of heartwood. अब आपको यहाँ पर क्या select करना है? रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, ठीक है। ऑप्शंस में क्या दिया है? इट इज हाईली ड्यूरेबल, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, या फिर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट। एंड व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट इन कंटेक्स्ट ऑफ हार्टवुड। इसके पहले भी एक क्वेश्चन में हमने हार्टवुड के बारे में स्टेटमेंट्स देखे थे। सो आई होप ऑल ऑफ यू मस्ट बी एबल टू आंसर दिस, व्हाट इज एक्चुअली इनकरेक्ट, wrong regarding heartwood. And if I see over here, what all you have to answer heartwood के बारे में? Yes, definitely. सो हार्टवुड के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है, एंड एज आई कैन सी बिल्कुल सही अभी तक ऑप्शन सभी ने करेक्ट आंसर सिलेक्ट किया है। व्हेन सच आंसर्स आई रिसीव कि जब सारे ही बच्चे कॉमन आंसर भेजते हैं तो इट एक्चुअली फील्स गुड, बिकॉज मिक्स्ड आंसर्स नहीं आ रहे, मतलब सभी को ये बात याद है। सो अगर बात हो रही है रॉन्ग स्टेटमेंट की हार्टवुड के बारे में, राइट नाउ हमने डिस्कशन किया था कि हार्टवुड जो है वो वाटर और मिनरल्स कंडक्ट
नहीं कर सकता है। यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट में क्या दिया है, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल्स एफिशिएंटली, दैट मीन्स बी हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है यहाँ पर। बाकी इट इज हाईली ड्यूरेबल करेक्ट है। इट कंप्राइजेस डेड एलिमेंट्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल्स, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर डिपॉजिटेड इन इट, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। यहाँ पर गलत क्या है, रॉन्ग स्टेटमेंट है हमारा स्टेटमेंट नंबर बी, दैट इज एक्चुअली रॉन्ग। सो बी हम यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं हार्टवुड के बारे में। एंड देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन that is in front of us, from the year 2017 root hair develop from the region of, ये जो root hair होते हैं अपने, वो कहाँ से develop होते हैं, elongation zone, root cap, meristematic activity या फिर maturation zone। I hope you all remember this particular diagram। और ये जो हमने root hair देखे थे, कौन से zone से इनका emergence होता है, that you have to tell here। and let's see who all remember this diagram and giving the correct answer। यस डेफिनेटली सभी को याद है, हम लोगों ने ये डायग्राम देखा है। दैट इज जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी होता है, जोन ऑफ इलोंगेशन होता है, एंड देन जोन ऑफ मैच्योरेशन इज देयर। दैट मीन जो जोन ऑफ मैच्योरेशन है वहीं से आपके रूट हेयर दे इमर्ज। सो दैट इज व्हाई डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर, मैच्योरेशन जोन इज राइट। And coming towards the next question, that is from the year 2016, cortex is the region found between, cortex किसके बीच में रीजन प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस टेल, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस पिथ या फिर एंडोडर्मिस और वास्कुलर बंडल। कॉर्टेक्स, इट इज द रीजन बिटवीन, दैट यू हैव टू टेल। आई होप सभी को याद है कॉर्टेक्स जो रीजन होता है वो अपना कौन सा रीजन होता है, किसके बीच में इट इज फाउंड। यस, सो लाइटनिंग फास्ट स्पीड से इसके जवाब आ रहे हैं। अगेन बिकॉज आंसर ए है तो बहुत जल्दी आंसर्स आते हैं व्हेन द आंसर इज ए, तो बहुत ही जल्दी आप लोग आंसर कर देते हैं। आई थिंक डी ऑप्शन तक कोई नहीं पढ़ता है ना, अगेन एंड अगेन आई एम रिपीटिंग बट स्टिल ऑलराइट। सो एज वी ऑल नो कॉर्टेक्स जो हमारा रीजन है वो हमारी एपिडर्मिस, दिस इज द एपिडर्मिस ओके, एंड जो स्टेल होता है अपना उसके बीच में ये जो रीजन है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज cortex। so that's why A has to be definitely the answer here। A हमारा आंसर है। अब बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, that is from the year 2016, specialized epidermal cells surrounding guard cells are called, जो गार्ड सेल्स के आसपास सराउंडिंग सेल्स होते हैं उन्हें हम क्या नाम देते हैं, बुलिफॉर्म, लेंटिसेल्स, कॉम्प्लीमेंट्री, सब्सिडियरी। सीधा क्वेश्चन है, एवरीवन शुड रिमेंबर, ये गार्ड सेल्स है हमारे, गार्ड सेल्स के आसपास जो कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स विच आर फाउंड देयर, व्हाट डू वी नेम देम, बच्चों क्या नाम हम उन्हें दे सकते हैं बताइए, व्हाट नेम शुड वी गिव टू दोज सेल्स, एवरीवन नोज। हाँ जी बिल्कुल करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, वी ऑल नो दिस थिंग। 5 more seconds, everyone's response should be sent here। सभी का रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए 5 सेकेंड में। एज वी ऑल नो गार्ड सेल्स के आसपास जो सेल्स होते हैं, ओके ऑलराइट, यस आई कैन सी योर रिस्पॉन्स। हाँ जी, सो गार्ड सेल्स के आसपास जो सेल्स होते हैं दे आर एक्चुअली सब्सिडियरी सेल्स, हम उन्हें सब्सिडियरी सेल्स कहते हैं। सो डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर ओके। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट ही हो, दिस ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। अब टाइलोसिस के बारे में क्वेश्चन है, बलून शेप स्ट्रक्चर्स जिन्हें हम टाइलोसिस कहते हैं, व्हाट आर दे, originate in the lumen of vessels, characteristic of sapwood या फिर characterize the sapwood, are extension of xylem parenchyma cells into vessels, are linked to ascent of sap through xylem vessels। टाइलोसिस डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है आपसे टाइलोसिस के बारे में, एंड हु ऑल रिमेंबर दिस थिंग, लेट अस सी। यस, सो टाइलोसिस के बारे में बेटा पूछ रहे हैं आपसे, टाइलोसिस क्या होते हैं, बलून शेप स्ट्रक्चर, ये कहाँ पर होता है, ल्यूमेन से ओरिजिनेट होता है, सैपवुड में होता है, जाइलम पैरेन्काइमा से वेसल में जाता है ये, या फिर आर लिंक टू एसेंट ऑफ सैप। दीज आर स्टेटमेंट, सीधे आपको टाइलॉस के बारे में सिलेक्ट करना है। एंड एज आई कैन सी हियर दैट मेनी ऑफ यू हैव एक्चुअली गिवन द राइट आंसर व्हेन इट कम्स टू टाइलोसिस। सो टाइलोसिस, व्हाट आर टाइलोसिस? टाइलोसिस आर एक्चुअली एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स इनटू द वेसल। जो जाइलम पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं उनका वेसल
मसल्स के अंदर एक्सटेंशन को ही हम टाइलोसिस कहते हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, तो हम सी सिलेक्ट करके मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. और क्वेश्चन हमारा 2015 का है. क्या पूछा गया है? वास्कुलर बंडल्स इन मोनोकॉट्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज. बहुत बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन. वास्कुलर बंडल्स जो हमारे मोनोकॉट्स में होते हैं उसे हम क्लोज्ड क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल इट एज क्लोज्ड वास्कुलर बंडल मोनोकॉट्स के अंदर? यस, Why is that vascular bundle called as closed? मोनोकॉट्स में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है, सभी को पता है. सेकेंडरी ग्रोथ क्यों नहीं होती है? क्योंकि कैम्बियम इज एब्सेंट. वास्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम ही नहीं होता. दैट इज व्हाई सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट. दिस वी हैव एक्चुअली डिस्कस्ड बिफोर. सो कैम्बियम इज एब्सेंट. डी हैज टू बी द राइट आंसर हियर. एंड एज आई कुड सी पहले से ही काफी बच्चों ने डी आंसर अपना सेंड कर दिया था. सो दैट इज व्हाई D has to be the correct answer because vascular bundles monocots में are without cambium. इसी की वजह से secondary growth नहीं होती है उनके अंदर, इसीलिए उसको closed कहते हैं हम. Then coming to next question that is in front of us from the year 2015. Read the different components from 1 to 4. Okay. In the list given below and tell the correct order of components with reference to their arrangement from outer side to the inner side in a woody dicot stem. That's what you have to do over here. आपको components पढ़ने हैं 1 से लेकर 4 तक. सेकेंडरी कॉर्टेक्स, वुड, सेकेंडरी फ्लोएम, फेलम, एंड देन आपको करेक्ट ऑर्डर में इसको अरेंज करना है. दैट यू हैव टू डू हियर. ओके, कैसे? यू हैव टू डू इट फ्रॉम आउटर साइड टू इनर साइड इन अ वुडी डाइकॉट स्टेम. आउटर से इनर साइड में आपको अरेंजमेंट करने हैं यहाँ पे. सो लेट्स सी what all you have to remember about this. If you remember secondary cortex, secondary phloem, then phloem, wood, you will be able to answer this. Okay, yes, that is actually correct. The answers that I am receiving, majority of answers are correct. कुछ एक मिक्स्ड आंसर्स भी आ रहे हैं, दैट मीन्स कुछ अलग अलग आंसर्स भी आ रहे हैं, बट मोस्टली जो आंसर रिसीव हो रहा है दैट इज एक्चुअली करेक्ट ओनली. सो चलिए, अगर आपसे अरेंजमेंट करने को बोला है आउटर साइड से, बाहर से इनर साइड में किसी भी वुडी डाइकॉट स्टेम में, सो व्हाट शुड बी द प्रॉपर ऑर्डर? फर्स्टली आउटर मोस्ट रीजन में क्या होगा? आपका फेलम दैट इज कॉर्क शुड बी देयर, राइट? सो फर्स्टली 4 हमारे 2 ऑप्शंस में दिया, तो आउटर मोस्ट क्या है आपका? फेलम या फिर कॉर्क. कॉर्क के अंदर क्या होता है? व्हाट इज देयर इनसाइड द कॉर्क? कॉर्क के अंदर होता है आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स. ओके, सेकेंडरी कॉर्टेक्स इज देयर. फिर सेकेंडरी कॉर्टेक्स के अंदर देयर इज प्रेजेंस ऑफ योर सेकेंडरी फ्लोएम. सेकेंडरी कॉर्टेक्स के इनर रीजन में सेकेंडरी फ्लोएम, और सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर देयर वुड बी वुड. सो इन दिस मैनर देयर हैज टू बी, ए हैज टू बी आवर करेक्ट आंसर. करेक्ट ऑर्डर क्या होगा हमारा? ए. फ्रॉम आउटर टूवर्ड्स इनर साइड, फेलम सबसे बाहर, फिर उसके अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स, फिर उसके अंदर सेकेंडरी फ्लोएम, एंड देन देयर इज वुड. इन दिस मैनर द अरेंजमेंट इज देयर. सो दैट्स व्हाई ए हैज टू बी द राइट आंसर. एंड एज आई कुड सी मेजॉरिटी ऑफ बच्चों ने ए ही आंसर किया था, कुछ एक मिक्स आंसर्स आए थे, बट कोई बात नहीं. देन मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. और जब भी आप कोई आंसर गलत करते हो बच्चों, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाई यू डिड द why you answer the question as wrong, और आपको एनालाइज करना है, आपको उस क्वेश्चन को फिर से अटेम्प्ट करना है जब भी आप आंसर गलत करते हो तो. ओके, देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोनोकॉट रूट इज द प्रेजेंस ऑफ. जो मोनोकॉट रूट होती है उसकी एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक क्या है इसमें से? वास्कुलेचर विदाउट कैम्बियम, कैम्बियम सैंडविच बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम अलोंग द रेडियस, open vascular bundles, scattered vascular bundles. What is the characteristic of monocot root? मोनोकॉट रूट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसमें से क्या है? अगेन, अगर आपको डायग्राम याद है या फिर स्टेटमेंट्स कुछ भी अगर आपको याद है डायरेक्टली, यू विल बी एबल टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मोनोकॉट रूट की कैरेक्टरिस्टिक फीचर, और ये बात हम अभी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं, तो आई होप आप सभी को अभी तक तो ये याद हो चुका होगा. इसको डिस्कस करने की भी ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी. एज आई कैन सी हियर ऑलरेडी सबके मोस्टली सभी के आंसर्स यहाँ पर रिसीव हो गए हैं. मोस्टली एवरीवन हैज आंसर्ड हियर. सो एज वी ऑल नो कि बात चल रही है यहाँ पर मोनोकॉट रूट के बारे में. सो मोनोकॉट रूट के अंदर व्हाट हैपेंस? मोनोकॉट रूट के अंदर द वास्कुलर बंडल्स आर विदाउट कैम्बियम. ये हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. सेकेंडरी ग्रोथ एब्सेंट है, इसलिए वास्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियम नहीं है और उसे हम क्लोज्ड कहते हैं. ये बात हमने काफी बार डिस्कस कर लिया. दैट इज व्हाई ए हैज टू बी द राइट आंसर हियर.
सो हम ए को सिलेक्ट करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकॉट स्टेम एंड डाइकॉट रूट। Which of the following anatomical structures will you use to distinguish between the two? आप क्या इसमें से सिलेक्ट करोगे इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए? एंड ऑप्शंस आर सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम, कॉर्टिकल सेल्स। दीज आर द ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू एंड व्हाट यू हैव टू सिलेक्ट हियर इज you have been given an old piece of dicot stem and dicot root और इसमें से कौन से एनाटॉमिकल फीचर्स को यूज करके आप एक डाइकॉट स्टेम और डाइकॉट रूट के बीच में डिफरेंशिएट कर पाओगे, ये आपको यहाँ पर बताना है। सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोजाइलम या फिर कॉर्टिकल सेल्स, दैट हैज टू बी दैट आर योर ऑप्शंस एंड यू हैव टू सिलेक्ट द राइट वन फ्रॉम हियर ओनली। ओके, सो किस तरह से आप इसको आइडेंटिफाई कर पाओगे? अगर आपको एक्सार्च का, एंडार्च का कंसेप्ट याद है, यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, when will you be able to answer this particular question? अगर आपको एंडार्च और एक्सार्च का concept you remember, and as I can see here many kids are sending their answers which are correct, but कुछ एक बच्चे they are not sure about the answer, they are saying that they don't remember it or not sure, so that is why I said that अगर आपको याद है तो आप आंसर इसको कर पाओगे। Okay, so as I can see here that many answers that I am receiving are correct, but incorrect answers भी आ रहे हैं। तो चलिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे पहले मैं जो आपको बात बोल रही थी एंडार्च और एक्सार्च की, क्यों? क्योंकि अगर आपको वो कंसेप्ट याद है ना तो आप इसको आसानी से याद रख सकते हैं। अब रूट में कैसी कंडीशन होती है? रूट में होती है एक्सार्च कंडीशन। ओके, और डाइकॉट स्टेम में कैसी कंडीशन होती है? देयर इज एंडार्च कंडीशन इन केस ऑफ डाइकॉट स्टेम, और एक्सार्च और एंडार्च के बेसिस पर ही आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। एंड एज आई कैन सी हियर बहुत सारे बच्चों ने ऑलरेडी यहाँ पर बता रखा है पहले से दैट व्हाट दे हैव थॉट अबाउट द क्वेश्चन। दैट इज वेरी गुड। जब आप खुद से ये भी इनिशिएटिव लेते हो दैट यू आर एक्चुअली डिफाइनिंग योर आंसर ऑल्सो, सो दैट बिकम्स एक्चुअली वेरी वेरी गुड। ओके, सो येस, डेफिनेटली ट्रू, दैट इज करेक्ट। सो अगर हम बात करते हैं एक्सार्च कंडीशन की, सो इसके अंदर जो आपकी प्रोटोजाइलम होती है, प्रोटोजाइलम दैट इज प्रेजेंट एट द पेरिफेरी। ओके, और जो आपकी मेटाजाइलम होती है दैट इज प्रेजेंट टूवर्ड्स द सेंटर। ओके, दैट इज एक्सार्च कंडीशन। और इसका ठीक अपोजिट होता है एंडार्च। इसके अंदर जो आपका प्रोटोजाइलम है वो सेंटर में, मेटाजाइलम इज गोइंग टू बी एट द पेरिफेरी। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सार्च एंड एंडार्च। एक्सार्च होता है रूट में, वाइल स्टेम के अंदर होता है एंडार्च कंडीशन। सो इस तरह से अगर आपसे पूछा गया है कि डाइकॉट स्टेम और रूट को कैसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो, सो यू कैन डिस्टिंग्विश इट बेस्ड अपॉन प्रोटोजाइलम। दैट मीन्स प्रोटोजाइलम अंदर साइड में है या फिर बाहर साइड में है, एंडार्च कंडीशन है या एक्सार्च कंडीशन है। On the basis of this you can actually distinguish between that, yes or no? Yes, definitely. So on that basis only we have answered this question. So protoxylem has to be the correct answer, C has to be the right answer over here. Then coming towards the next question, अगला question आपके सामने है 2014 से। What is the question? Trachees differ from other tracheary elements in, जो trachees होते हैं वो दूसरे tracheary elements से कैसे differ करते हैं? That's the question. In having Casparian strips, being imperforate, lacking nucleus, being lignified, trachees और दूसरे ट्रैकियरी एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलता है वो आपको यहाँ पर बताना है। सो लेट्स सी हु ऑल हैव टू व्हाट दे हैव टू आंसर फॉर दिस। क्या आप यहाँ पर आंसर सेंड कर रहे हैं? ट्रैकीज और दूसरे ट्रैकियरी एलिमेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है? ऑल राइट, सो एज वी ऑल नो कि जो ट्रैकीज होते हैं और दूसरे एलिमेंट्स जो हैं उनके बीच में डिफरेंस ये है कि ट्रैकीज जो है वो इम्परफोरेट होते हैं। ट्रैकीज आर इम्परफोरेट, लाइक वेसल्स जो होती हैं उसमें परफोरेशन होता है, जो एंड वॉल्स होती हैं दे आर परफोरेटेड इन केस ऑफ वेसल्स, लेकिन ट्रैकीज की जो वॉल्स होती हैं दे आर एक्चुअली इम्परफोरेट, दे आर नॉट हैविंग परफोरेशंस। दैट्स व्हाई बीइंग इम्परफोरेट हैज टू बी द राइट आंसर हियर। सो हम बी आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे एंड वी विल मूव ऑन
on towards the next question that is in front of us from the year 2013. That is meristematic tissue responsible for increase in girth of the tree trunk. ट्री ट्रंक की गर्थ के लिए, गर्थ इंक्रीज करने के लिए कौन सा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है? आई डोंट थिंक फॉर दिस क्वेश्चन किसी को 5 सेकेंड से ज्यादा लगने चाहिए एंड आई वांट द आंसर्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू बिकॉज गर्थ इंक्रीज करने में कौन सा मेरिस्टेम यूज होता है? दिस इज अ वेरी बेसिक, वेरी इजी क्वेश्चन. Okay, and as I can see many kids have already answered it. That's very good. We all know girth increase किसकी वजह से होती है? Lateral meristem की वजह से, apical meristem की वजह से length increase होती है, intercalary meristem की वजह से भी primary growth that means length increase होती है, while lateral meristem की वजह से girth में increase होता है. So that's why B has to be our answer. Then coming towards the next question, 2013 का क्वेश्चन है ये, which of the following statements is not true about stomatal apparatus? Guard cells invariably possess chloroplast and mitochondria. Guard cells are always surrounded by subsidiary cells. Stomata are involved in gaseous exchange. Inner wall of guard cells are thick. Now, अभी किसी ने अगर ध्यान दिया होगा, जो भी क्लास में अटेंटिव होगा बच्चा, वो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही जल्दी सेंड कर सकते हैं. एंड एज आई कैन सी हियर, यस, दैट इज डेफिनेटली करेक्ट ऋषभ. आई वॉज टॉकिंग अबाउट दिस ओनली. अभी मैंने कुछ देर पहले ही कहा था दैट जरूरी नहीं है कि हमेशा गार्ड सेल के आसपास सब्सिडियरी सेल्स हो. व्हेन वी वर डिस्कसिंग दैट गार्ड सेल्स का शेप वाला क्वेश्चन, एट दैट टाइम ओनली आई हैड सेड दिस स्टेटमेंट कि जरूरी नहीं है कि हमेशा गार्ड सेल के आसपास सब्सिडियरी सेल्स हो. एंड दैट इज द स्टेटमेंट विच इज गिवन हियर. गार्ड सेल्स आर ऑलवेज सराउंडेड बाय सब्सिडियरी सेल्स, विच इज नॉट ट्रू एक्चुअली. ये करेक्ट नहीं है. So that's why B has to be our correct answer. बाकी सारे statements stomatal apparatus के बारे में सही दिए हैं. So that's why B has to be the correct answer. And जिन बच्चों ने ध्यान से बात सुनी, they have actually given the answer very quickly. Then coming to lenticels are involved in. lenticels सभी को पता है, लेंस जैसी ओपनिंग्स जो होती हैं वुडी ट्रीज में, उनका काम क्या होता है? What function do they perform? We all know food transport करते हैं क्या, photosynthesis करते हैं, transpiration करते हैं, या फिर gaseous exchange. What do they do? All of us know this thing. Is there anyone who is confused about it? No ma'am. Okay, so we all know lenticels, lens shaped openings जो कि woody trees bark के ऊपर होती है, क्या काम आती है? gaseous exchange के. It is useful in gaseous exchange. So D has to be the right answer here. D हमारा correct answer है. Then coming to the next question, age of a tree can be estimated by. जो ट्री की एज होती है कैसे हम एस्टिमेट कर सकते हैं? एवरीवन नोज दिस थिंग. हाउ कैन वी एस्टिमेट द एज ऑफ ट्री? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स काउंट करके, डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड देख के, हाइट और गर्थ देख के, या फिर बायोमास देख के. बहुत ही अब्रप्ट ऑप्शंस हैं. आई थिंक एवरीवन कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी क्विकली. यस, डेफिनेटली करेक्ट. एज ऑफ अ ट्री कैसे एस्टिमेट करते हैं? नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स काउंट करके. यही तो हमने पढ़ा है दैट जो स्प्रिंग वुड होता है, ऑटम वुड होता है, वो एक साल में फॉर्म होते हैं ये रिंग्स, और इन्हीं को काउंट करके हम उसकी एज एस्टिमेट कर सकते हैं. दैट मीन्स कितनी रिंग्स बनी है उसके बेसिस पर हमें पता चल सकता है रफली कितने साल का ट्री होगा. So that is about annual rings. So A has to be the right answer here. Then coming towards the next question, interfascicular cambium develops from the cells of, again this is a repeated question. इसके पहले उल्टा पूछा था कि जो आपका मीड्यूलरी रेस के थ्रू जो आपका कैम्बियम फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं? तब हमने कहा था इंटरफैसिकुलर कैम्बियम कहते हैं, है ना. एवरीवन मस्ट रिमेंबर, इसके पहले वाले एक क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था, ऐसी पूरी रिंग बनती है, सो जो बीच में कैम्बियम है उसको हम इंटरफैसिकुलर कहते हैं. इंटरफैसिकुलर कैम्बियम किसकी वजह से फॉर्म होता है? मीड्यूलरी रेस के सेल्स से फॉर्म होता है. दिस इज व्हाट वी हैड एक्चुअली डिस्कस्ड बिफोर. यस और नो? यस, एवरीवन कैन अग्री. रिपीटेड है क्वेश्चन, यही सेम क्वेश्चन हमने इसके पहले भी डिस्कस कर रखा है. सो दैट्स व्हाई सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारे सामने है द कॉमन बॉटल कॉर्क. बॉटल कॉर्क किससे बनता है बताओ? बॉटल कॉर्क इज फॉर्म फ्रॉम डर्मेटोजन, फेलोजन, जाइलम या फिर वास्कुलर कैम्बियम. What is your bottle cork made from? That you have to tell here. And bottle cork की अगर बात चल रही है, जो normal bottle cork आप सभी ने देखा होगा, from where it is formed? Yes, so as we can all agree with this,
डर्मेटोजन से नहीं फॉर्म होता है, जाइलम से नहीं फॉर्म होता है, वो वास्कुलर कैम्बियम से फॉर्म नहीं होता है. वेयर इज दिस वॉटलकॉक फॉर्म फ्रॉम? इट इज फॉर्म फ्रॉम फेलोजन. फेलोजन से ही ऑब्टेन करते हैं हम उसको. सो दैट्स व्हाई फेलोजन हैज टू बी द राइट आंसर हियर. देन कमिंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन है हमारे सामने. जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट्स बिकॉज दे लैक. क्या लैक करते हैं जिम्नोस्पर्म्स? क्यों उन्हें हम सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं? कैम्बियम नहीं होता उनके पास, फ्लोएम फाइबर्स नहीं होती हैं, थिक वॉल ट्रकीज नहीं होते हैं, या फिर जाइलम फाइबर्स नहीं होते हैं. व्हाई डू वी कॉल देम एज सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट? एंड इफ वी हैव अ लुक एट द रिस्पॉन्सेज जो यहाँ पर आ रहे हैं, ऑल राइट, दे आर एक्चुअली common responses I am receiving for this question, and definitely your responses are true. कुछ एक बच्चे अलग अलग आंसर्स कर रहे हैं. All right, so let's discuss this. When we talk about gymnosperms, so gymnosperms को हम softwood spermatocytes क्यों कहते हैं? क्योंकि उनके पास actually xylem fibers नहीं होते हैं, और जाइलम फाइबर्स का एक्चुअल में काम होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना. सो दे लैक दीज, दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज सॉफ्टवुड स्पर्मेटोसाइट. सो डी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. देन अगला क्वेश्चन हमारे सामने है. कंपेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ. एवरीवन शुड रिमेंबर दिस पर्टिकुलर डायग्राम. ये कंपेनियन सेल होता है. किससे एसोसिएटेड होता है कंपेनियन सेल? दैट यू हैव टू आंसर. कंपेनियन सेल्स are closely associated with, that you have to answer. Okay, and as I can see, yes, mostly जो answers receive हुए हैं अभी तक, they are correct. Companion cell किसके पास में होता है? Companion cell is closely associated with sieve elements. That is something that we already know. So A has to be our correct answer here. A को हम आंसर select करते हैं और बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे. That is क्लोज वास्कुलर बंडल्स लैक. अब तो ये इतनी बार रिपीट हो चुका है कि सभी को बिल्कुल अच्छे से याद हो गया होगा कि क्लोज वास्कुलर बंडल में क्या नहीं होता है. यस, कैम्बियम नहीं होता. आप कितनी बार बताएं, रिपीट हो रहा है बार बार क्वेश्चन. सो कैम्बियम इज एब्सेंट इन क्लोज वास्कुलर बंडल. सो सी हैज टू बी द करेक्ट आंसर हियर. ओके, अगला क्वेश्चन आपके सामने है. वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वास्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन. किसके अंदर होती है? सनफ्लावर, मेज, साइकस, पाइनस. सो दे आर प्रेजेंट इन एक्चुअली मेज. मेज के अंदर होती है वाटर कंटेनिंग कैविटीज. देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है. एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट. 2012 का क्वेश्चन है. डाइकॉट रूट के कंपेरिजन में जो मोनोकॉट रूट होती है उसके पास क्या है? मोर अबेंडेंट सेकेंडरी जाइलम, मेनी जाइलम बंडल्स, इनकंस्पिकुअस एनुअल रिंग्स, या फिर रिलेटिवली थिकर पेरिडर्म. एज कंपेयर टू अ डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट हैज गॉट. डाइकॉट रूट में सभी को पता है सेकेंडरी ग्रोथ होती है. मोनोकॉट रूट के अंदर इट इज नॉट प्रेजेंट देयर. सो व्हाट इज एक्चुअली द डिफरेंस बिटवीन देम? दैट यू हैव टू टेल हियर. ओके, सो एज आई कैन सी हियर, dicot root as compared to a dicot root, monocot root has got yes, definitely. If we talk about monocot root, तो इसके पहले भी हमने डिस्कशन की थी. If you remember that diagram about monocot root, so we all know that they have many xylem bundles. बहुत सारे xylem bundles they have got. So B has to be the right answer here. Then अगला क्वेश्चन आपके सामने. ग्राउंड टिश्यू इंक्लूड्स. ग्राउंड टिश्यू के अंदर हम क्या इंक्लूड करते हैं? all tissues external to endodermis, all tissues except epidermis and vascular bundles, epidermis and cortex, या फिर all tissues internal to endodermis. What is included in ground tissue? Ground tissue में हम क्या include करते हैं? That you have to tell here. Okay, and let us see what all you have to answer for this particular question. Vascular tissue includes. Vascular tissue के अंदर क्या include होता है? सॉरी, ग्राउंड टिश्यू के अंदर क्या इंक्लूड होता है? ग्राउंड टिश्यू, व्हाट इट इंक्लूड्स. ग्राउंड टिश्यू, व्हाट इज देयर इन दैट? सो ग्राउंड टिश्यू वी ऑल नो कि सारा पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा सबको मिला के हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं, राइट? सो इसमें ऑप्शंस में क्या दिया है? ऑल
टिश्यूज एक्सटर्नल टू एंडोडर्मिस, सिर्फ एंडोडर्मिस के एक्सटर्नल जो टिश्यूज होते हैं क्या उनको ग्राउंड टिश्यूज कहते हैं? नो। ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वास्कुलर बंडल्स, एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के जो टिश्यू सिस्टम होता है उसी को तो हम ग्राउंड टिश्यू कहते हैं। उसके अंदर पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा सब इंक्लूड हो जाता है। वाइल वास्कुलर टिश्यूज को हम वास्कुलर टिश्यू सिस्टम कहेंगे, एपिडर्मिस को डर्मल टिश्यू सिस्टम कहेंगे। सो दैट इज व्हाई बी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। ग्राउंड टिश्यू के अंदर हम एपिडर्मिस और वास्कुलर बंडल को छोड़ के जितने भी सेल्स हैं वो सभी इंक्लूड करते हैं। Then next question, the cork cambium, cork and secondary cortex are collectively called, collectively हम cork cambium, cork और secondary cortex को क्या नाम देते हैं? What is the name given to all of them? And as I can see here, अभी तक किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया है, प्लीज सेंड योर रिस्पॉन्सेज क्विकली। ऑल राइट, so 10 seconds you will be having for this question. Cork cambium, cork or secondary cortex together, what do we call them? That is the question. Okay, so now I am receiving the answers. All right, mostly the answer that I am receiving is correct only. Yes, that is definitely true. That is something that we call as पेरीडर्म। हम पेरीडर्म कहते हैं कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स को साथ में वी एक्चुअली कॉल इट एज पेरीडर्म। सो सी हैज टू बी राइट आंसर हियर। Then coming to some vascular bundles are described as open because these, अब देखो फिर से सेम आ गया है क्वेश्चन। ओपन मतलब कैम्बियम प्रेजेंट होता है। They are surrounded by pericycle but no endodermis, are capable of producing secondary xylem and phloem, possess conjunctive tissue between xylem and phloem, are not surrounded by pericycle. Now ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर एक्चुअल में they have asked in indirect manner. डायरेक्टली ये नहीं दिया है कि ओपन वास्कुलर बंडल के अंदर there is presence of cambium, but rather than that they have given it indirectly आंसर यहाँ पर दिया हुआ है। So what you all have to answer for this, let's have a look. Vascular bundles, why are they open? Why do we call them as open? That you have to tell here. Yes, open vascular bundle मतलब कैम्बियम उसके अंदर प्रेजेंट होगा। कैम्बियम अगर प्रेजेंट है so vascular cambium, if that is present, so vascular cambium is capable of giving rise to xylem, secondary xylem and phloem. That is something that we had discussed before also. vascular cambium की वजह से secondary xylem और phloem बनता है। vascular cambium की present होने की वजह से ही हम उसे open कहते हैं। So that's why B has to be the right answer. B is our correct answer here. And moving towards the next question in front of us, function of companion cells is, companion cells का function क्या होता है? Providing energy to sieve elements for active transport, providing water to phloem, loading of sucrose into sieve elements by passive transport, loading of sucrose into sieve elements. These are the options given in front of you. आपको आंसर करना है companion cells के बारे में. You have to answer for companion cells, and as I can see here, many kids are giving common answer. Okay, so as we all know, companion cells का function आपसे पूछा है बेटा, companion cells क्या काम करते हैं? So this is something that we have actually studied during this chapter, that companion cells का काम होता है loading of sucrose into sieve elements. Sucrose को sieve elements में loading करने का काम companion cells करते हैं. So that is why D has to be the right answer here. Then which one of the following is not a lateral meristem? इसमें से कौन lateral meristem नहीं है? Again a very easy question. Intrafascicular cambium, interfascicular cambium, phallogen या फिर intercalary cambium, intercalary meristem. And we all know that intercalary meristem is a different type of meristematic tissue that we have seen. It is responsible for primary growth, mainly present in monocots. So intercalary meristem has to be the correct answer here. Okay, intercalary meristem, apical meristem or lateral meristem. These are the three types of meristem. So intercalary meristem is not a type of lateral meristem. That's why D has to be our correct answer. Alright, then अगला question है, the chief water conducting elements of xylem in gymnosperms are. Chief water conducting elements जो हमारे xylem में होते हैं gymnosperms में, what are they? Vessels, fibers, transfusion tissue या फिर tracheids. What are the chief water conducting elements of xylem in gymnosperms? That you have to tell here.
And if we see, so everyone should remember बेटा, जिम्नोस्पर्म्स में, जाइलम में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है? 10 seconds for this answer. Chief water conducting elements in case of xylem in gymnosperms, and as I can see here, yes, definitely. Mostly the answers that I have received, they are correct only. We all should know कि जो chief water conducting elements होते हैं xylem के अंदर gymnosperms में, they are actually tracheids. Tracheids are there in case of gymnosperms, isn't it? Yes. All right. So now coming towards the next question. अगला question हमारे सामने है over here. Transport of food material in higher plants takes place through. जो ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल होता है हायर प्लांट्स में, वो किसके थ्रू होता है? कंपेनियन सेल्स, ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ट्रैकीड्स या फिर सीव एलिमेंट्स? हाउ डज ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट्स टेक प्लेस? दैट यू हैव टू आंसर हियर. ओके, एंड आई होप आप सभी को याद होना चाहिए फ्लोएम के अंदर. यस, डेफिनेटली आई हैव एक्चुअली रिसीव्ड मेनी आंसर्स टिल नाउ. 5 more seconds for everyone else. So एंड तक आते आते सबके ऐसा लगता है एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती है, गायब होने लग जाते हैं बच्चे बीच बीच में, राइट? यस, ऋषभ, आरव, आर्यन, सृष्टि, वेयर हैव यू बीन सिंस लास्ट 4-5 क्वेश्चंस? बिल्कुल धीरे धीरे एक एक करके गायब होने लग जाता है ना एंड तक. Okay, you have to be present till the end. Transport of food material in higher plants takes place through, किसके थ्रू होता है ट्रांसपोर्ट? It actually takes place through sieve elements. Everyone knows this thing. Food material का transportation actually happens through sieve elements. Then coming to the next question. अगला question हमारे सामने है. Given below is the diagram of a stomatal aperture in which of the following all the 4 parts labeled as A, B, C and D are identified. A, B, C and D is given here. ये आपका डायग्राम है. Here you have to identify the correct one. Subsidiary cell, epidermal cell, guard cell, stomatal aperture. Then guard cell, stomatal aperture, subsidiary cell. D is epidermal cells. Then epidermal cell, guard cell, stomatal cell, subsidiary cell. Then epidermal cell, subsidiary cells, stomatal aperture and guard cell. इस तरह से क्रोनोलॉजी दी हुई है. Here they have written, अगर आपको नहीं दिख रहा है, so यहाँ पर stomatal aperture लिखा है, यहाँ पर epidermal cells D में दिया हुआ है, यहाँ पर subsidiary cells दिया है. Okay, so these are the options in front of you. Okay, so A, B, C and D are the options, and as you can see यहाँ पर A में subsidiary cells they have given. Then B में epidermal cells, C में guard cells, D में stomatal aperture. Then B option में guard cell, stomatal aperture, subsidiary cells, epidermal cells. C में epidermal cell, guard cell, stomatal aperture, subsidiary cells. Then D में epidermal cell, subsidiary cells, stomatal aperture and guard cells. These are the options over here, and you have to select the correct one. इस diagram में से A, B, C and D. I hope the labeling is visible to all of you. This is what they have given as A. ये दिया है आपको B, then this they have given as C and यहाँ पर D दिया हुआ है. That is what you have to identify here. And let's see what all you have to answer for this particular question. क्या answers यहाँ पर receive हो रहे हैं? All right. Okay. So as I can see, मैचिंग मोस्टली बच्चों ने बिल्कुल करेक्ट की है. लेबलिंग एवरीवन हैज एक्चुअली डन करेक्टली ओनली. सो लुक, यहाँ पर एज वी कैन सी ए क्या है हियर? व्हाट इज ए? ए इज एपिडर्मल सेल. देन व्हाट इज दिस बी? बी इज योर सब्सिडियरी सेल. देन सी आपका स्टोमेटल अपर्चर है और डी है आपका गार्ड सेल. सो दैट इज वाई डी हैज टू बी द करेक्ट लेबलिंग. डी हमारी बिल्कुल करेक्ट लेबलिंग है यहाँ पर. देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, that is over here. Heartwood differs from sapwood in. Heartwood और sapwood के बीच में क्या डिफरेंस होता है? Presence of rays and fibers, absence of vessels and parenchyma, having dead and non-conducting elements, being susceptible to pests and pathogens. Heartwood differs from sapwood in. That is the question. Okay, and as I can see here, heartwood differs from sapwood in. Definitely it is correct.
हार्टवुड और सैपवुड में क्या डिफरेंस होता है? हार्टवुड जो है उसके पास डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स होते हैं, राइट? इट डजंट कंडक्ट, while sapwood it can conduct water and minerals. So C has to be the correct answer. And now here we have actually completed the questions from the chapter anatomy of flowering plants. All the PYQs we have done. Now you have to revise this chapter from your end. जो भी बच्चों ने कुछ आंसर्स गलत किए हैं, प्लीज एनालाइज देम लेटर ऑन. बाद में फिर से उनको एक बार देखना है, रिवाइज करना है. यू हैव टू गो थ्रू एनसीईआरटी रीड करनी है आपको रेगुलर बेसिस पर. एंड देन वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू चैप्टर. Till then, you all have to stay tuned and bye.